नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नव्य शास्त्रवाद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नव्य शास्त्रवाद किसे कहते हैं, इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि नव्य शास्त्रवाद किसे कहते हैं। नव्य शास्त्रवाद अंग्रेजी के नियो क्लासिसिज्म का हिंदी अनुवाद है, यानी अंग्रेजी में इसको नियो क्लासिसिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राचीन शास्त्रीयतावाद के नियमों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है, यानी शास्त्रवाद में जो नियम बनाए गए थे, जो नियम अरस्तु और होरेस के समय चलते थे, उन्हीं नियमों को फिर से स्थापित करने का प्रयास नव्य शास्त्रवाद के नाम से जाना जाता है। ऐसा करके काव्य के क्षेत्र में फैली हुई अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया गया है, यानी कविता के क्षेत्र में जो अराजकता फैल गई थी, जो अव्यवस्था फैल गई है, प्राचीन नियमों को लागू करके उसको दूर करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है और इसी को नव्य शास्त्रवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला नाम डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है, ये भाव कर लीजिएगा केवल। डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं कि परंपरागत शास्त्रीय नियमों की पुनः स्थापना ही नव्य शास्त्रवाद कहा जाता है, यानी जो परंपरागत शास्त्रीय नियम है, जो प्राचीन नियम है साहित्य के क्षेत्र में, उन्हीं नियमों की फिर से स्थापना किया जाना नव्य शास्त्रवाद के नाम से जाना जाता है। रेनवे लेक कहते हैं कि नव्य शास्त्रवाद अरस्तु और होरेस का विलयन है, यानी अरस्तु और होरेस के नियमों का ही घोल क्या है, नव्य शास्त्रवाद है। उनके विचारों और सिद्धांतों की पुनराभिव्यक्ति है, यानी जो नव्य शास्त्रवाद है वह अरस्तु और होरेस के विचारों का ही पुनराभिव्यक्ति है। उन्हीं के विचारों को इसमें फिर से अभिव्यक्ति प्रदान किया गया है। बुओलो को इसका प्रवर्तक माना जाता है, यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि नव्य शास्त्रवाद का प्रवर्तक कौन है, तो बुओलो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इन्हीं को इसका प्रवर्तक माना जाता है। बुओलो के अलावा बाल्जाक हैं, ड्राइडन हैं, पोप हैं, एडिसन हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं, ये सभी जो है नव्य शास्त्रवाद के प्रमुख विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि नव्य शास्त्रवाद का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो नव्य शास्त्रवाद के उदय में सहायक हुई। दोस्तों, यूरोपीय साहित्य में शास्त्रबद्धता और स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति है, इसमें बराबर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी एक समय आता है जब यूरोपीय चिंतक कहते हैं कि साहित्य शास्त्र के नियमों से बंधा होना चाहिए, और एक समय आता है वे कहते हैं कि साहित्य जो है साहित्य शास्त्र के नियमों से बंधा नहीं होना चाहिए बल्कि स्वच्छंद होना चाहिए। और इन दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के ईसा की 5वीं सदी तक, यानी लगभग 1000 साल तक यूरोप पर यूनानी विचारधारा का प्रभाव था। यानी इसी समय कौन कौन थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, ये सब होरेस थे, ये सब यूनानी विद्वान थे। और ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व से लेकर के ईसा की 5वीं शताब्दी तक ये लोग विद्यमान थे और इनके द्वारा जो है जो नियम बनाए गए थे उन्हीं को शास्त्रीयतावाद के नाम से जाना जाता है और इस समय इनका प्रभाव था। अब 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक यूरोप पे चर्च और पादरियों का प्रभाव था, यानी यूरोप पर 1000 साल तक 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक ईसाई धर्म का प्रभाव हो गया, ईसाई धर्म के पादरियों का प्रभाव हो गया। इससे वहाँ के साहित्य में जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति थी वह पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई, क्योंकि जो ईसाई पादरी थे वे साहित्य में, कला में स्वच्छंदता को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। जो भी व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल जा रहा था वे उनके खिलाफ थे, यानी स्वच्छंदतावाद का मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। 1453 में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था यानी ग्रीक साम्राज्य का पतन हो जाता है और ग्रीक साम्राज्य के जो विद्वान थे वो भाग करके वहाँ से इटली चले जाते हैं और इटली में नवजागरण का उदय होता है। यूनानी और लैटिन काव्यशास्त्री ग्रंथों का यहाँ पर स्वतंत्र रूप से व्याख्या होता है और नवजागरण का आगमन इटली से शुरू होता है। इसके बाद 17वीं शताब्दी आता है और 17वीं शताब्दी में जो साहित्य और चिंतन का केंद्र होता है वह इटली से हट करके फ्रांस में आ जाता है और फ्रांस के विचारकों का प्रभाव इंग्लैंड पर भी दिखाई पड़ता है। अब ये जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी के कवि थे, जो विद्वान थे, जो लेखक थे, उनके द्वारा काव्य शास्त्रीय परंपरा के विपरीत स्वच्छंद रचनाएं प्रस्तुत किया जाने लगा।
यानी जो फ्रांसीसी लेखक थे, जो अंग्रेजी लेखक थे, उनके द्वारा काव्य शास्त्र के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। काव्य शास्त्र के नियमों के विपरीत स्वच्छंद रचनाएं प्रस्तुत की जा रही थी, जिससे साहित्य में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, एक अव्यवस्था आ गई। अब इसी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और अव्यवस्था के विरुद्ध नव्य शास्त्रवाद का उदय होता है। यानी जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कवियों और लेखकों के द्वारा स्वच्छंदतावादी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, उन्हीं के विरुद्ध नव्य शास्त्रवाद का उदय होता है। बोलो के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। बोलो और बल्जाक मिलकर के इसका नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा यह चलाया जाता है। इनके द्वारा प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यकारों यानी अरस्तु और होरेस को आदर्श मानकर नए सिद्धांतों और नए नियमों की स्थापना की गई। यानी बोलो और बल्जाक के द्वारा नव्य शास्त्रवाद से संबंधित नियम बनाए जाते हैं और इसमें अरस्तु और होरेस को आदर्श के रूप में देखा जाता है। इनका मानना है कि प्राचीन नियमों का उल्लंघन करना संस्कृति को चुनौती देना है। सभ्य और सुरुचि संपन्न होने के लिए अरस्तु और होरेस के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। यानी उन्हीं को सभ्य और सुरुचि संपन्न माना जाएगा जो अरस्तु के नियमों का पालन करेंगे। बोलो का एक ग्रंथ है जिसका नाम है आर्ट पोएटिका। यह जो बोलो का ग्रंथ है, इसी से नव्य शास्त्रवाद के सिद्धांत तय हुए थे। इसी कारण इस ग्रंथ को नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि नव्य शास्त्रवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी इस सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है कि नव्य शास्त्रवाद जो है प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यकारों के सिद्धांतों को आदर्श मानता है। यानी अरस्तु और होरेस के साहित्य को आदर्श मानता है। उनके अनुसार प्राचीन नियमों का उल्लंघन करना संस्कृति को चुनौती देना है। यानी जो नव्य शास्त्रवादी विद्वान हैं वो प्राचीन नियमों को आदर्श नियम मानते हैं और प्राचीन नियमों का उल्लंघन करना संस्कृति को चुनौती देना समझते हैं। अगली विशेषता है कि नव्य शास्त्रवादी यह मानते थे कि उनके द्वारा बनाए गए नियम शाश्वत हैं, सर्वकालिक हैं और सर्वदेशिक हैं, अतः सभी के द्वारा उसका पालन होना चाहिए। यानी ये नियम हमेशा विद्यमान रहने वाले हैं, सभी कालों में और सभी जगहों पर विद्यमान रहने वाले हैं। इसी कारण इसका पालन सबके द्वारा किया जाना चाहिए। इनके सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु है प्रकृति का अनुकरण। यानी नव्य शास्त्रवाद का जो केंद्रीय बिंदु है वह है प्रकृति का अनुकरण। इसका सामान्य अर्थ है यथार्थ चित्रण। यानी इसमें यथार्थ चित्रण पर बल दिया गया है। इनके यहाँ प्रकृति मुख्यतः मानव स्वभाव के रूप में ग्रहित हुई है और ये ऐसे मानव स्वभाव की कल्पना करते हैं जो सभी देशों और कालों में पाया जाता है। इसी कारण ये लोग अपनी रचना में ऐसे पात्रों को रखते हैं जो पात्र सार्वभौमिक होते हैं, जो पात्र सर्वत्र विद्यमान होते हैं। ऐसे पात्रों को अपनी रचना में रखने की बात इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा ऐसे पात्रों का बहिष्कार किया गया है जो सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूल हों। ये अपनी रचना में निंदा, वासना, क्रूरता और गरीबी का चित्रण नहीं करते थे। यानी ये सौंदर्यवादी लोग थे, केवल अच्छे अच्छे चीज़ों का चित्रण अपनी रचना में इनके द्वारा किया जाता था। न तो ये निंदा की चित्रण करते थे, न तो वासना की, न तो क्रूरता की, और गरीबी का भी चित्रण इनके द्वारा अपनी रचना में नहीं किया जाता था। जो नव्य शास्त्रवादी थे ये अपने कलाकृति में कल्पना या भाव के स्थान पर बुद्धि को प्रमुखता प्रदान करते हैं। यानी बुद्धि इनके यहाँ प्रधान है, कल्पना के ऊपर है। मानव मन के वैज्ञानिक अध्ययन पर इनके द्वारा बल दिया जाता है। अगली विशेषता है कि नव्य शास्त्रवादियों द्वारा अपनी रचना में उच्च वर्ग, राज दरबार तथा नगर संबंधी विषयों का चयन किया जाता है। यानी ये ऐसे विषयों पर ही कविता इनके द्वारा लिखा गया है, उच्च वर्ग से संबंधित, राज दरबार से संबंधित और नगरों से संबंधित विषयों में कवि की निर्व्यक्तिकता पर जोर देते हैं। यानी विषय में कवि के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण नहीं होना चाहिए, जिस पर हम रचना कर रहे हैं वो निर्वैयक्तिक होना चाहिए, कवि के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार यानी नव्य शास्त्रवादियों के अनुसार रचना को जो उद्देश्य होता है वह शिक्षा देना होता है और आनंद प्रदान करना होता है। ये इनके अनुसार काव्य प्रयोजन है। नव्य शास्त्रवादियों के अनुसार विरेचन का अर्थ है भय और करुणा के भावों का कठोर हो जाना। इनका मानना है कि जिस प्रकार से डॉक्टर बार बार ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करते करते वो एक प्रकार से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि किसी का कोई अंग कटता है तो उसे
वह प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार से त्रासदी में जब बार बार करुणा और भय के भावों को देखते देखते दर्शक का भाव कठोर हो जाता है, ऐसा नव्य शास्त्रवादियों का मानना है, तो वह उनसे प्रभावित नहीं होता है। यानी करुणा और भय के भाव से फिर वह प्रभावित नहीं हो जाता है। इसी कारण इनका मानना है कि भय और करुणा के भावों का कठोर होना ही विरेचन कहलाता है। तो ये जो है नव्य शास्त्रवादियों की विशेषताएं थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे कि नव्य शास्त्रवाद क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।